अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज इस्लामाबाद लाहौर से खबरों की भरमार है। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ एक करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर की है। अपोजिशन ने इस करारदाद की मुखालफत की है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई नोटिस दिए गए थे और वो नोटिस वापस ले लिए गए, उनकी गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम कर ली गई। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर कोई 30 के करीब टीवी चैनल्स को शो काज नोटिस जारी कर दिए गए और उनसे 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब कर लिया गया है। और एक और बड़ी सियासी महाज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं बात की जा रही है फॉरवर्ड ब्लॉक की, कहीं इख्तलाफात की, कहीं मुख्तलिफ धड़ेबंदी की और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा और नए सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे और ये मामला क्या चल रहे हैं, ये एक मामला है। और इसके साथ साथ जो है कि एक और बड़ा अहम इशू जो है वो फॉर्म 45 का है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनातियों का मामला है। जो सदारती हुक्मनामा जारी हुआ था वही अब नेशनल असम्बली में बतौर कानून जो है वो पेश किया गया और नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद सदर मुमलकत उसको दस्तखत करते हैं तो एक बार फिर पाकिस्तान में रिटायर्ड जजों को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तैनात किया जा सकेगा। ये सारे के सारे मामला हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और आज हमें इसमें ज्वाइन कर रहे हैं समी इब्राहिम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और उनके साथ साथ रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और कानूनदान हैं, और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शोबे कानून से भी वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तहरीक इंसाफ से हम बात शुरू कर लेते हैं और बुखारी साहब आपकी तरफ ही आ जाते हैं कि ये बताएं कि ये धड़ेबंदियाँ, ग्रोह बंदियाँ, इस्तीफ़े, टूट फूट, नए ग्रुप, ये क्या मामला चल रहा है? कोई वही सब कुछ है जो खबरों के अंदर है या कुछ और भी है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है खालिद भाई। देखें, पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की दुनिया की चंद पहली 10 बड़ी जमातों में से एक जमात है। और हमारा लीडर जैसा आपको पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन दोनों जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 262 सीटों में पीटीआई वो वाहिद जमात थी जिसने हर सीट पे अपना कैंडिडेट दिया और हर सीट के टिकट के लिए एक नहीं, दो नहीं, 5 उम्मीदवार जो हैं वो लाइन में थे। हमारे मुखालफ पार्टीज़ को तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 209 सीट पे कोई दे सका और कोई तो बिल्कुल भी नहीं दे सका 200 सीट। हमारी पार्टी इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस क्रूशल टाइम में पिछले 2-2.5 साल जो हैं एक बहुत क्रूशल टाइम देखा हर तरह से, हर लिहाज से। और आज भी हमारा जो इमरान खान साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, वो जेल में हैं इद्दत जैसे केस के अंदर। देखें, ये सारी चीज़ें देख के आप जब सामने रखते हैं तो अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि किसी किस्म की कोई धड़ाबंदी नहीं है, किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं है एज़ पर जो आप MNAs की बात कर रहे थे, और सबका लीडर एक ही है जिसका नाम है इमरान खान। तो जब लीडर एक होता है तो इख्तलाफ नहीं होता। हाँ, पोलिटिकल विजडम, हमारी एक जमहूरी जमात है, वरासती जमात नहीं है हमारी, कि ना ही हमारे जो लीडर हैं उन्होंने विरासत को प्रमोट किया, ना ही हमारे लीडर ने पॉलिशिंग और चेरी ब्लॉसम और मालशियों को प्रमोट किया। हम जब कोर कमेटी का, मैं मेंबर हूँ, कोर कमेटी में हम बैठते हैं तो हम अपने ख्यालात का वालेहाना तरीके से खुलेआम इजहार करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का खुलेआम इजहार जो है, बरबस साहब का ट्वीट अगर हम देखें जिसमें वो शिबली फराज साहब भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ आरा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर इख्तलाफ नजर नहीं खालिद भाई, जो इख्तलाफ होता है ना उसको आप इसके साथ कभी भी कंपेरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इख्तलाफ कौन सा होता है? इख्तलाफ होता है जो चोई निसार को मरियम नवाज के साथ था, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मरियम के साथ था, जो मिफ्ता इस्माइल को जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे नून के डार साहब उनके साथ था, मिफ्ता के साथ। इसी तरह ये इख्तलाफात की वो कड़ी है जो आप लेके जाते हैं। ये विद इन द पार्टी इख्तलाफात नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सोच में डिफरेंसेस ज़रूर हैं कि खान साहब क्योंकि अंदर हैं और हम, आपको पता है कि एक पॉलिटिकल जंग के साथ साथ हम लीगल फॉरम पे भी एक जंग लड़ रहे हैं, जो दोनों चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं और इसकी वजह से 2 आरा बनी हुई है। समी इब्राहिम, आप बड़े करीब से देखते हैं सियासत को, सारे मामला, तो फिर रियासत आज़ाद साहब से कुछ लीगल इशू की तरफ मैं आऊँगा कि पीटीआई के अंदर 2 डिफरेंट ओपिनियन है। एक ये है कि हमें बड़ी भरपूर तरीके से ऐसी कंपेन शुरू करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बने और एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक नई चीज़ जो घड़ी जाती है और जिस तरह से बहुत सी ख़वातीन भी अभी तक जेलों के अंदर हैं,
कि ताकि वो प्रेशर इतना हो कि उनको बाहर लाया जा सके। और एक जो ये है कि हमें लीगल बैटल करनी चाहिए और जुडिशल सिस्टम से इंसाफ लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे मामला पैदा हो रहे हैं। तो ये समझते हैं आप कि ये मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी है कि जो इसको हवा देने की कोशिश करेगा, या समझते हैं कि नहीं, एक लीडरशिप के ऊपर अगर सबका एतबार है तो मामलात को वो कंट्रोल कर लेंगे? अच्छा खालिद, इसके ना दो हिस्से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने प्रोग्राम में बुलाया, बड़े अरसे के बाद मौका मिला। ये जो आपने बात कही है ना, इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये कि पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर है पीटीआई का, वो कुछ और सोच रहा है, और जो लोग ऊपर पार्लियामेंट में हैं, एमएनएस बन चुके हैं या केपी में गवर्नमेंट में आ गए हैं, उनकी तरजीहात इस वक्त थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। जो प्रेशर वर्कर्स का है वो ये कहते हैं कि हमने आप लोगों को वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप एमएनए बन जाएं, आप हुकूमत बना लें, आप मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। वोट आपको इसलिए दिया था कि इमरान खान को आपने रिहा करवाना है। हमें ये बताइए कि अभी आपने क्या किया। और मैं आपको पल्स दे रहा हूँ, सूरत हाल अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा गर्म है, और मुझे ये फियर है कि अगर लीडरशिप ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर में जब सारा ये मामला हुआ और वहाँ पर एक्शन कमेटीज़ बन गई और लोगों ने जो बड़ी पार्टीज़ की जो क़यादत थी उसको बिल्कुल एक साइड पे आइसोलेट करके, तो लोग खुद निकल आए। ये पीटीआई के वर्कर्स ये कर सकते हैं। लोग पीटीआई के बहुत ज़्यादा खफा हैं, और उसका हमने देखा जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसमें जो उमर अयूब साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, जो हाँ, और उसमें फिर उन्होंने भले रिज़ाइन पहले किया लेकिन वो प्रेशर में थे। सबको पता है कि ये प्रेशर चल रहा है। मैं अली बुखारी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ राय होती है, लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त पीटीआई में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके लिए ये डू और डाई का मसला है। इमरान खान अपने लिए कभी नहीं कहेगा कि आप तहरीक चलाएं। एक और बात को आप इसमें शामिल कर लें कि ऐसे मौके पर जब पार्टी की क़यादत और पार्टी की जो सपोर्ट बेस है उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग लॉन्च कर दिए गए हैं जो माजी में पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई को छोड़ गए, या पीटीआई के अलाइज थे, पीटीआई को छोड़ गए, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि ये पब्लिक सेंटीमेंट क्या है तो वो भी आके उसको कैश कर रहे हैं। तीसरी एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला चल रहा है नशिस्तों का, अगर वो नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं या हुकूमत को नहीं मिलती तो 2/3 अक्सरियत का मामला होगा। तो वहाँ पर कुछ वोट्स लेने के लिए जो एक हमेशा खुफिया हाथ एक हरकत में आया होता है, तो इस वक्त उन सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करते हुए वो हाथ भी पूरी तरह हरकत में है, क्योंकि हमारे आइन में सवाए वजीर आजम के वोट के उस पर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और फाइनेंस बिल, इसके अलावा पार्टी के मेंबर किसी भी चीज़ पर वोट दे सकता है। तो अगर ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स पर कुछ लोग एक बहाना करके खफा होके ब्लॉग बना के कहें कि जी हम इस चीज को वोट दे रहे हैं, तो ये भी आप समझिएगा कि ये सारे सेंटीमेंट देखते हुए कोई रिस्क ले सकता है। ये रिस्क है ना, देखिए कीमत बढ़ जाती है ना, कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन कीमत बढ़ जाती है पब्लिक के अंदर जो आपको फिर दोबारा रजू करना पड़ेगा अगर आपने सियासत कर लिया तो सियासत छोड़ दें। अब मुझे ये बताइए कि जो लोगों के वोट्स हैं उनकी इज्जत कहाँ पे की गई? कौन आदमी कहेगा कि मैं कैंपेन करता हूं और मैं किसी ऐसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा जो जीतने वाली होगी? लोग उस पार्टी का टिकट लेंगे जिसके पीछे सपोर्ट होगी, जो मैटर करते हैं। और ये फॉर्म 45 आपके सामने था, सॉरी बस एक मिनट, और फॉर्म 47 बिल्कुल हारे 80-85 लोग ऐसे हैं जो किसी कीमत पर असेंबली में नहीं आ सकते थे, वो बैठे हैं असेंबली में, कोई कहीं से इंसाफ मिल रहा है। एक दफा मैनेज हो जाएगा, 2 दफा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी के अंदर जो है कि एक लहर पैदा हुई है और वो आइन और कानून के लिए खड़े हुए हैं, तो मुस्तकबिल में तो आप समझते हैं कि वाकई फिर भी मैनेज कर लिया जाएगा और आइंदा भी ऐसे। ये जो अभी देखें, ये बात आपकी सही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है। ये बात सही है कि जुडिशरी में हमें एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब तक ताकत की ये जो पॉकेट्स हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करती हैं और नज़र नहीं आती, जब तक इनमें आप इनके पेंदे में रियल आप सुराख नहीं करेंगे और इनको आइन और कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे। अब जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद इस मुल्क में इलेक्शन के प्रोसेस की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रही, और जबकि आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे सामने कोई दरखास्त नहीं। अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो हेयरिंग हो रही थी स्पेशल सीट्स की, उसमें भी उन्होंने कहा पीटीआई हमारे सामने नहीं है, पीटीआई की बात ना करें। तो मुझे बताइए ना, कहां से ये जो लोग कहते हैं कि जी कानून के तहत हमें इमरान खान को हम रिहा करवाएंगे, मुझे कोई फैसला बता दें
कौन से फैसले हुए हैं जो अभी तक कानून और इंसाफ के मुताबिक जो कहीं लॉजिकल एंड पे पहुंचे हैं और लोगों को यकीन आए कि हमारा निजाम इंसाफ कुछ दे रहा है? अच्छा, मैं जरा रियासत साहब की तरफ आता हूँ। ये जो लीगल इशू है कि ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर अगर रियासत साहब पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर लोगों का, अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाए तो रियासतों का जो वजूद या स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है। और अभी भी पंजाब के अंदर तो बिलखसूस के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 13, 12, 15 मुकदमात के अंदर ख़वातीन हों या बुज़ुर्ग शहरी हों, उनको नहीं छोड़ा जा रहा। और अभी ये इमरान खान के बारे में भी सरेआम कहा गया जी हम तो कोई नहीं, एक नया मुकदमा घड़ लेंगे, ये सारी मामलात कर लेंगे। और उसी का तसलसल हम देखें पंजाब असम्बली के अंदर भी आज के अगर शोर शराबे पे 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल समझ आता है, ठीक है, अगर गैर पार्लिमानी ज़बान या कोई गालम गलोच किया तो आप मुअत्तल कर सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक सेशन के लिए, और वेल एंड गुड, होना भी चाहिए। लेकिन अपोजिशन लीडर से गाड़ी, ड्राइवर, स्टाफ, मराद वापस ले लेना, ये तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी ऐसा हुआ। क्या आपके ज़हन में है कि ऐसा हो सकता है? तो ये सारा का सारा हम पूरे निज़ाम को लेके किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई साहब से पहले तो मैं अदलिया से शुरू करूंगा, चूंकि आपने 3-4 क्वेश्चंस की बात की है। ये मेरे हाथ की 5 उंगलियां आप देखें, ये पांचों बराबर नहीं है। अदलिया के अंदर बैठे हुए तमाम जजेस ठीक है प्रूडेंट माइंड के साथ है, लेकिन ये कहना कि तमाम लोग एक ही बात सोच रहे हैं तो ये कहना मुश्किल है। बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि जिसकी इब्तदा और आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ, 6 जजेस साहबान ने खत लिखा और इंटरफेरेंस के हवाले से बात की। ये पहला कतरा था आज़ाद अदलिया की उस मंजिल की तरफ कि लोग सोच रहे हैं और हमारी अदलिया भी सोच रही है। वहां से शुरू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये सो मोटो लिया गया, फिर तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से ये आउटपुट आई कि जी इंटरफेरेंस है। पहले कोई नहीं बोलता था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक पॉजिटिव तब्दीली आपको पाकिस्तान की अदलिया के अंदर नजर आई। अब दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान हो या कोई और पॉलिटिकल लीडर हो जिनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, मैं समझता हूं कि अदलिया के अंदर जो केसेस जा रहे हैं, अब अदलिया उन केसेस के अंदर उनको रिलीफ दे रही है। ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर को दे रही है, वो आइन और कानून के अंदर जिसका जो रिलीफ बनता है उसको दे रही है। आपने देखा होगा कि अदलिया ने तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी दिए रिलीफ, अदलिया ने तो पीपल्स पार्टी के लीडरान को भी दिए हैं। अगर अदलिया आज इमरान खान को भी रिलीफ दे रही, तो देखें पाकिस्तान के अंदर जब इंटरम सेटअप था और उसके बाद उससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी, लोग ये कहते थे, मैंने मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह को ये कहते हुए सुना था कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके बाद जो इंटरम सेटअप आया था, उनके बकौल के ये कंटिन्यूएशन थी उस हुकूमत की। उस दौर के अंदर जितने केसेस हुए वो आपके सामने। आप देखें ट्रायल होते करते कराते हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक केस आते आते लोगों की मिठ निकल जाती, लोगों की जान निकल जाती है। लेकिन एक एंड ऐसा आएगा और आ रहा है जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ की भी बात हो रही है और हम सब लोग उसके लिए बोलते भी हैं और हम डिमांड भी करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात चाहते हैं, आइन और कानून की बात चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात चाहते हैं, तो हमारी आज़ाद अदलिया ही एक वाहिद उम्मीद है। दूसरी बात आ गई, मुझे बताएं कि जो सूबाई हुकूमत के अंदर हुआ है वहां पे अपोजिशन लीडर के साथ तो उसकी तमाम मरात वापस ले ली गई हैं। ये आपको नहीं नजर आता कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मिस यूज ऑफ पावर है? वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी अपोजिशन में हो, आप क्या आर्टिकल 17 कल अगर बिलावल अपोजिशन लीडर होते हैं, तो उसके साथ भी होते हैं, मरियम साहिबा होते हैं, उनके साथ आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हो? आप वहां पे बैठे हो, आपका काम क्या है? कानून साजी। आपने आज तक सूबाई जितने भी महकमे उसके हवाले से कोई बिल पास किया है जो आपका बेसिक और बुनियादी काम है? आप वहां बैठ के सिर्फ दूसरी पार्टी को ठोकने की बात कर रहे हो। जो अपोजिशन है, हाँ, जो अपोजिशन है आप उसको विक्टिमाइज करने की बात कर रहे हो। भाई लैटिन मैक्सिम है, सेलस पॉपुलियस सुप्रीमा लेक्स,
कि बेहतरीन लेजिस्लेशन खालिद भाई वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। जी हाँ। आपने क्या लेजिस्लेशन किया? आपने पार्लियामेंट के अंदर कौन सा बिल पास किया? 1898 का सीआरपीसी, आपका सीपीसी, आपका कानून शहादत, आपका पीपीसी, 150 साल पुराने कवानीन है, आपने उनको तो अपडेट किया नहीं है। एक रियासत ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस कानून साजी का हवाला दिया रियासत अली आज़ाद साहब ने। पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त कानून साजी हो रही है और ये बड़ी इलेक्शन स्पेसिफिक कानून साजी है जिसको तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इत्तफाक राय से जो इलेक्शन एक्ट में से चीज़ें निकाली थी उनमें से अब एक दो चूज़ करके दोबारा डाली जा रही हैं। उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं और वो नया क्या बिगाड़ पैदा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।